हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस यूट्यूब चैनल फॉर ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। मैं हूं तिरपाल और आज हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमारा नॉर्मेलिटी पे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस बच गई थी, आज हम उन्हें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक बार नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे आज। तो नॉर्मेलिटी में कोई छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, जैसे कैलकुलेट the normality of a solution obtained by mixing 0.98 gram of sulfuric acid in water to prepare 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये कोई क्वेश्चन है, सपोज कि कोई भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है 200 ml जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 0.98 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी गिवन है पहले वो लिखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना गिवन है भाई 0.98 ग्राम, और मोलिकुलर मास कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास हमने बहुत बार कैलकुलेट किया है 98 ग्राम। अब बात आती है इसके इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जैसे वाटर में सॉल्युबल होगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव आयन देने वाले हैं 2। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई 2। तो इसके मॉलिकुलर मास को इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 49 ग्राम। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 49 ग्राम। इसका वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 200 ml। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, और उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब सब कुछ हमारे पास है, वैल्यूज पुट करते हैं। मास कितना गिवन है 0.98, इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, वॉल्यूम कितना है 200 ml, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू कट गई यहाँ 5 पे, और यहाँ कितना आया 0.02। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई 0.10 नॉर्मल। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया है 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का 200 ml सॉल्यूशन में, वो कितना है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन पे। आपको ध्यान होगा जैसे हमने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही हम अब नॉर्मेलिटी ऑफ इक्वेशंस देखेंगे। मोलैरिटी इक्वेशन का मतलब है जैसे हम पढ़ रहे थे मोलैरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, राइट, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। एग्जैक्टली ऐसे ही 3 रिलेशन किसके लिए पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है व्हेन एन एसिड मिक्स विद एन बेस इट गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब एसिड बेस को या बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जब भी हम एसिड और बेस का मिक्सचर बनाएंगे तो उस समय हम मोलैरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से बचे हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगा पाएंगे। कैसे, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, इक्वेशन होती है N1V1 = N2V2। ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये तो एसिड के लिए नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम, बेस की नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम दोनों को बराबर रखते हैं। जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी है वी कैन कैलकुलेट है। जैसे अगर हम बात करें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड required to completely neutralize
200 ml of 0.2 नॉर्मल HCl। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास एक HCl का सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम है 200 ml, कंसंट्रेशन है 0.2 नॉर्मल। इसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है क्या, वही N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। अगर ये हम एसिड के लिए लिख रहे हैं तो ये बेस के लिए। एसिड का नॉर्मलिटी कितना है 0.2, एसिड का वॉल्यूम कितना है 200 ml, नॉर्मलिटी कितना है बेस का 0.1 नॉर्मल, और इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से V2 कितना आ गया 0.2, 200 ml 0.1, ये V2 आ गया 400 ml। इसका मतलब हमें 0.1 नॉर्मेलिटी का 400 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना पड़ेगा जो किसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाएगा 200 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl। ठीक है, देखो यही फॉर्मूला किसके लिए था मोलैरिटी इक्वेशन में, वहाँ M1V1 बराबर M2V2 था। उसमें एक चीज और जुड़ गई थी, वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स से हम डिवाइड भी करते थे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर सिंगल एटम्स के लिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो दूसरा नॉर्मलिटी इक्वेशन होता है। सेकेंड नंबर पे आता है नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर कुछ वाटर ऐड कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए उसे, तो डाइल्यूट करने के बाद कंसंट्रेशन कितनी कम हुई और कितनी बची, उसे हम बोलते हैं नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन। एग्जैक्टली ये भी सेम है, जैसे मोलैरिटी के लिए पढ़ रहे थे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, यहाँ हम लिखेंगे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये तो होता है बिफोर डाइल्यूशन और ये होता है आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन के पहले यानी डाइल्यूस वाटर ऐड करने से पहले नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम कितना था, दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, कितना वाटर ऐड किया, कितना डाइल्यूट किया, उसके बाद हम दोनों का यानी नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिखेंगे। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, देखो एग्जांपल के लिए अगर समझें, टू ए सॉल्यूशन ऑफ 100 ml 0.2 normal HCl solution, 100 ml of water is added. Calculate the normality of solution. कोई सॉल्यूशन है 100 ml 0.2 नॉर्मल HCl का, उसमें 100 ml वाटर और ऐड कर दिया जाए तो बताओ कि उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी। हमें तो सेम वही करना है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। दिस इज फॉर डाइल्यूशन एंड दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने से पहले नॉर्मलिटी कितना है 0.2, वॉल्यूम कितना है 100 ml, नॉर्मलिटी कितना है कैलकुलेट करना है N2, वॉल्यूम कितना हो गया, अभी 100 ml पहले से था, 100 ml वाटर और ऐड कर दिया, टोटल कितना हुआ 200 ml। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है N2। तो न्यू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.2 100 200, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे, कितना आ गया भाई 0.1 नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 ml 0.2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन में 100 ml वाटर और ऐड कर देंगे तो जो बचा सॉल्यूशन है, जो नया सॉल्यूशन बना, उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी 0.1 नॉर्मल। ठीक है, तो ये सेकंड नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन होता है हमारे पास। अब लास्ट आता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, ये भी देख लेते हैं। Third is normality of mixture.
जिस तरीके से हमने मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, यानी एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, तीनों अगर एक ही नेचर के सॉल्यूशन है, वॉल्यूम अलग अलग है, कंसंट्रेशन अलग अलग है, तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट अमाउंट का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में कितना होगा, ये हमने पता किया था। आज हम पता करेंगे नॉर्मेलिटी उसका कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू N1V1 N2V2 N3V3 अप टू सो। क्या करना है हमें, पहले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, तीसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम, और भी हैं तो और को जोड़ दें। डिवाइड किससे करना है, हर एक सॉल्यूशन की वॉल्यूम को यहाँ पर ऐड कर देंगे। सॉल्यूशन जितने भी हैं सबकी वॉल्यूम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा फाइनली वो क्या आएगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 है, जैसे 200 ml है, 0.1 नॉर्मल HCl। कितना है, 200 ml 0.1 नॉर्मल HCl। दूसरा सॉल्यूशन है 100 ml 0.2 नॉर्मल HCl। और तीसरा सॉल्यूशन है, जैसे मान लिया हमने 200 ml 0.3 normal HCl। We have three solution here. When we mix them, then what will be the concentration of the resultant solution? We have to find out here. अब 3 सॉल्यूशन हो गए। अब हमें तो इन सबकी फाइनल कंसंट्रेशन पता करनी है नॉर्मेलिटी में। तो मैंने मान लिया कितना n। पहला सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 200 ml प्लस। दूसरा सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी इतनी, वॉल्यूम 100, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तीन ही सॉल्यूशन है, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख दी। अब इन तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, 300, 100 और 200। दोनों को मल्टीप्लाई किया 20, ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 60, डिवाइडेड बाई 500 ml। 20, 20 and 60, 100 बाई 500, ये कितना आ गया भाई 0.2 नॉर्मल। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा भाई 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने ये पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी इक्वेशंस क्या होती हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और फाइनली हमने सीखा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो अब इसके बाद एक चीज और बच जाती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर हमें मोलैरिटी पता है तो हम उसकी नॉर्मेलिटी कैसे पता करें डायरेक्टली। ठीक है, तो अब ये भी कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म में। Relation between molarity and normality। देखिए दोनों रिलेशन निकालना है तो दोनों के फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले को हम क्या करते हैं कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी, राइट। इसी तरीके से अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला बात करें स्ट्रेंथ के रूप में, तो मोलैरिटी होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों के फॉर्मूले में एक टर्म तो सेम है लेकिन दूसरा टर्म अलग है। तो क्या करते हैं, दोनों को रिलेट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड किया, राइट को राइट से। जब नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से डिवाइड कर रहे हैं और इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, होगा क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल आउट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर और इक्विवेलेंट वेट, राइट। अगर उनको डिवाइड करते हैं तो इससे कैंसिल
ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा, तो बचा क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये रिलेशन आ गया नॉर्मलिटी में और मोलैरिटी में। अगर हमें किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूट का नाम पता है तो उसका मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट निकाल ही लेंगे। अगर उसकी मोलैरिटी या नॉर्मलिटी कोई एक चीज गिवन है तो दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट वेट और मोलिकुलर वेट में से, तो जो मोलिकुलर वेट होता है वो या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। इक्विवेलेंट वेट मींस मोलिकुलर वेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कभी भी मोलिकुलर वेट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मोलिकुलर वेट जब इक्विवेलेंट वेट से बड़ा होगा, इसका मतलब नॉर्मलिटी विल ऑलवेज ग्रेटर देन मोलिकुलर वेट, राइट। नॉर्मलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी। मोलैरिटी की वैल्यू हमेशा कम आएगी या बराबर आएगी नॉर्मलिटी के, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं मोलैरिटी इज मोर कंसंट्रेटेड टर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी विच कंसंट्रेशन टर्म इज मोर कंसंट्रेटेड। मोर कंसंट्रेटेड का मतलब है वैल्यू तो छोटी हो लेकिन अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मोर कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें एग्जांपल से, तो जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो और नॉर्मलिटी कितनी है 2 नॉर्मल। अभी अभी हमने रिलेशन पढ़ाई है, ये नॉर्मलिटी है 2, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी। मोलिकुलर वेट कितना होता है HCl का 36.5, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 36.5, दोनों का इक्विवेलेंट वेट बराबर, तो कितनी आई मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी आ गई भाई 2। इसका मतलब नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों ही कितनी होती है HCl के सॉल्यूशन की बराबर। तो ये तो बात हुई बराबर। इसके बाद देखते हैं calculate the normality of 3 molar H2SO4 solution। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का 3 मोलर, तो उसकी बताओ कि नॉर्मलिटी कितनी होगी। देखते हैं कितनी होगी। नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी कितनी है 3 मोलर। मोलिकुलर वेट कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 98, इक्विवेलेंट वेट कितना 49, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई भाई 6। इसका मतलब सॉल्यूशन सेम है, एक ही सॉल्यूशन है लेकिन मोलैरिटी 3 मोलर है, नॉर्मलिटी 6 नॉर्मल है। तो 6 और 3 में से कौन ज्यादा बड़ी वैल्यू है, नॉर्मली यानी 6 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी वैल्यू है। इसीलिए हम बोलते हैं 3 मोलर इज इक्वल्स टू 6 नॉर्मल फॉर दिस सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मोलैरिटी की वैल्यू कम होते हुए भी ये क्या है बराबर है, इसलिए हम बोलते हैं मोलैरिटी इज मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई मोलैरिटी इज मोर कंसंट्रेटेड टर्म, क्योंकि मोलैरिटी की वैल्यू या तो नॉर्मलिटी के बराबर होगी या फिर मोलैरिटी की वैल्यू कम होगी, इसलिए इसको मोर कंसंट्रेटेड टर्म कहा जाता है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक बचता है इस चैप्टर के अंदर या इस कॉन्सेप्ट्स के अंदर, वो क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कंसंट्रेटेड टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमने अब तक पढ़ा है, उन सभी में टेम्परेचर और प्रेशर के क्या इफेक्ट्स होते हैं स्टडी करने में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक पार्ट में जो कंसंट्रेशन टर्म हम लिखते हैं उनमें तो टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट होता है, जबकि दूसरे में नहीं होता, ठीक है। कैसे, कंसंट्रेशन टर्म्स
इन्वॉल्विंग वॉल्यूम। हमने कुछ फॉर्मूले ऐसे पढ़े थे जिनमें वॉल्यूम को हम लिख रहे थे, उन्हें हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्विंग वॉल्यूम। और ये हमने पता ही है कि जो वॉल्यूम होता है किसी सॉल्यूशन का, उसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर किसी फॉर्मूले में वॉल्यूम ही बढ़ गया, इसका मतलब उसकी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जैसी टर्म्स वॉल्यूम्स अपने अंदर रखती हैं, उन कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम उतना ही कम हो जाता है। इसका मतलब ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें वॉल्यूम होता है उनकी वैल्यू प्रेशर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों बातों से हम ये लिख सकते हैं, द कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्विंग वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन change in temperature and pressure and hence are not preferred। तो जो कंसंट्रेशन टर्म अपने अंदर वॉल्यूम रखती हैं उनकी वैल्यू टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने के साथ चेंज हो जाती है, इसलिए हम उनको प्रेफर नहीं करते। वो कौन कौन सी टर्म है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझें, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ। तो ये सारे के सारे वो कंसंट्रेशन टर्म है जिनमें के फॉर्मूले में वॉल्यूम लिखा जाता है। इसका मतलब इनकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसीलिए इनको प्रीफर कम किया जाता है। दूसरी जो कंसंट्रेशन टर्म बच गई, द कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्विंग मास एंड मोल्स। ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जिनमें मास हो या मोल्स हो, वॉल्यूम कहीं ना लिखा हो, उनके लिए कंसंट्रेशन टर्म पे टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट कुछ होता ही नहीं, इसीलिए उनको प्रीफर ज्यादा किया जाता है। जैसे सच कंसंट्रेशन टर्म डज नॉट इन्वॉल्व, या सिंपल सा लिख देते हैं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर and hence are preferred। ऐसी कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी है, देखो जैसे आता है मास फ्रैक्शन, जैसे आता है वेट बाय वेट परसेंटेज, आता है मोलैलिटी, जैसे आता है मोल फ्रैक्शन। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स वो हैं जिनमें वॉल्यूम नहीं लिखा जाता, इसलिए इनको प्रीफर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई ये पूछे सिंपली, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच कंसंट्रेशन टर्म इज प्रीफर्ड, तो हम कहेंगे मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी। ऐसा क्यों, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो एक जगह तो है मोलैरिटी और एक जगह पे है मोलैलिटी। ठीक है, देखो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब स्कूल के लैब के अंदर नहीं बल्कि किसी साइंटिफिक स्टडीज के लिए कोई सॉल्यूशन बनाया गया, जो कितना बनाया गया, 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया। और किसका बनाया गया, 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया गया। ये सॉल्यूशन बनाया गया अर्ली मॉर्निंग एट द टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करते करते दोपहर हो गई। अब दोपहर में टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। अब सुबह जब टेम्परेचर था हमारा 20 डिग्री, तो वॉल्यूम कितना था, 1000 ml, राइट। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन टेम्परेचर इसका 25 डिग्री हुआ, इसकी वॉल्यूम सपोज करो बढ़ गई थोड़ी सी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ ही जाता है। और अब वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1000
2 ml। आया समझ? पहले 1000 ml वॉल्यूम था, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब पहले इसके इतने से पार्ट में जो वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम बढ़ने के कारण इसके छोटे से पार्ट में जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन बिकम लेस। तो साइंटिफिक स्टडी करते करते क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसके छोटे से हिस्से में कंसंट्रेशन था जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कम हो जाएगा, और जिससे हमारी कैलकुलेशंस क्या होंगी, गलत होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, मोलैरिटी के अंदर हम सॉल्यूशंस को प्रेफर नहीं करते। केमिस्ट्री लैब में कर सकते हैं, स्कूल लैब में कर सकते हैं, जबकि साइंटिफिक स्टडीज में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मोलैरिटी के लिए कोई सॉल्यूशन बनाएं, अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे 0.2 मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, हमने बनाया सपोज 500 ml सॉल्यूशन, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम वैल्यू रखेगा, 30 डिग्री सेल्सियस पे भी सेम वैल्यू रखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ वॉल्यूम हम मापते ही नहीं है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर कंसंट्रेशन मापते हैं, मोलैरिटी में, जबकि यहाँ कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम। इसीलिए हम कहते हैं द कंसंट्रेशन टर्म विच इन्वॉल्व द वॉल्यूम आर नॉट प्रीफर्ड बिकॉज द वैल्यू कैन चेंज विद द टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस, and the concentration term which involves only mass and moles, they are preferred because their value does not depend upon the change in temperature and pressure। तो आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है नॉर्मेलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, नॉर्मेलिटी इक्वेशंस, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। उसके बाद हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, और फाइनली अभी हमने स्टडी किया है what is the effect of temperature on the concentration terms। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का छोटा सा सेक्शन जो बचा है उसे स्टडी करेंगे, एम्पायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, थैंक यू।